नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पे जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें आई हैं, नए फैक्ट्स आए हैं, नए तरीके दिखे हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको पता होगा पीछे के वीडियो में हमने बात किया था कि क्या कोई ऐसा प्लॉट है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में यूज़ किया गया है वहाँ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, एंड कुछ ऐसा ही प्लॉट है जो भारत में भी नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए प्लॉट किया जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पैटर्न तो वही बताते हैं। पैटर्न क्या बताते हैं कि जब भी किसी गवर्नमेंट को, स्टेबल गवर्नमेंट को ऐसा हो जो बहुत तेज गति से चल रहा हो, जो अच्छे से चल रहा हो, एंड शायद यूएस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वहां पे ना हो या वहां से यूएस का कोई फायदा ना हो रहा हो, तो होता क्या है कि वहां पे एक डीप स्टेट है जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। उसके बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें ले जाके एंड उस स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। पहला उसका जो स्टेज होता है वो ये होता है कि डीप स्टेट क्या करता है कि बहुत सारे एनजीओस को फंड किया जाता है। फंड करने के बाद एक तरह से कुछ बनावटी चीजें, बनावटी धरना प्रदर्शन कराए जाते हैं, और उन बनावटी धरना प्रदर्शनों के दम पे कई बार उग्र प्रदर्शन कराए जाते हैं, कई बार बहुत बड़ा अनशन कराया जाता है, और एक तरह से कह लीजिए कि सिविल वॉर कराने की कोशिश की जाती है या एजिटेशन कराने की कोशिश की जाती है। पहले यह कोशिश किया जाता है कि सॉफ्ट पावर से इंपैक्ट किया जाए, इंप्रेस किया जाए वोटर्स को, एंड जो करंट रिजीम है उस रिजीम को वोटिंग के टाइम पे या इलेक्शन के टाइम पे चेंज किया जाए। अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न पहले बांग्लादेश में यूटिलाइज किया गया, पाकिस्तान में किया गया, श्रीलंका में किया गया। जब वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो उसका अगला स्टेज आता है कि पहला कि वोटर्स को किया जाए, जाके उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के बाद सरकार बदली जाए। अगर वो नहीं होता है तो फिर एजिटेशन कराया जाए, पहले शांति से एजिटेशन कराया जाए। अगर वो नहीं चलता है तो अगला चरण होता है कि एक वायलेंट एजिटेशन कराया जाए। वायलेंट एजिटेशन के बाद अगर उस सरकार को हटाया जा सकता है तो हटाया जाए। अगर ये सब भी नहीं होता है तो सबसे बड़ा हथियार होता है ट्रेड को हथियार बनाया जाए, सैंक्शंस लगाया जाए, टैरिफ्स लगाए जाए, जिसकी वजह से होगा क्या, इकोनॉमी स्लो पड़ेगी। जब इकोनॉमी स्लो पड़ेगी तो एक तरह से कुछ कम्युनिटीज में एजिटेशन होगा। अगर ये सब भी नहीं चलता है तो फिर किसी अंदर के बंदे को ढूंढ के फॉल्ट लाइन ढूंढी जाती है। फॉल्ट लाइन ढूंढने के बाद आपस में लड़ाइयां करी जाती है, जो कि हमेशा से वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे साथ करता आया है, एशियन कंट्रीज के साथ करता आया है, इंडिया के साथ, इंडियन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनके साथ करता आया है कि फूट करो और राज करो। अगर आप देखेंगे तो भारत के केस में वही सारा हो रहा है। मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा एंड फिर आपको इस बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक न्यूज देखे रहेंगे, जो न्यूज आई थी कि कुछ 100 करोड़ रुपए, $100 मिलियन जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैंने रखा हुआ है इंडिया में जो रिजीम है, जो हिंदू रिजीम है, उसको चेंज करने के लिए, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को हिंदू रिजीम कहते हैं। अब उस रिजीम को वो लोग अथॉरिटेरियन कहते हैं, जो रिजीम 3 बार से मेजॉरिटी से जीत के इंडिया में सरकार बना रही है, उसको वो अथॉरिटेरियन कहते हैं। वो रिजीम जहां पे हर एक कानून संसद में आता है, डिस्कशन होता है, पास होता है, एंड देन वो लागू होता है। क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक तरह से वो यूएस के लिए थ्रेट होता जा रहा है, उसकी इकोनॉमी के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो अभी अमेरिका को यह लग रहा है कि नहीं, ये सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहिए, अदरवाइज इंडिया बहुत जल्दी हमें कंपटीशन देने की हालत में आ जाएगा। तो पहला स्टेज ये उन्होंने किया कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की 2024 इलेक्शन में। आपने देखे रहेंगे कि कुछ हमारी डोमेस्टिक पार्टियां हैं जो अपोजिशन की, उनके साथ मिलकर बहुत सारे झूठे मुद्दे उठाए गए, अफवाहें फैलाई गई। संविधान बदल दिया जाएगा, तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा, तुम्हारे राशन का अधिकार चला जाएगा, तुम्हारा ये फलाना ढिमका, ये सारा करने की कोशिश की गई, और वो करके एक तरह से एक अफवाह फैलाई गई। लेकिन वो सारे अफवाहों के बावजूद हुआ क्या, ये गवर्नमेंट वापस आई। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों का भरोसा है। भले अगर कह लीजिए कि मेजॉरिटी से थोड़ा शॉर्ट रह गई बीजेपी अकेले, बट एनडीए की सरकार बनी,
और मजबूत सरकार बनी उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से पहले काम कर रही थी जब वो अकेले मेजॉरिटी में थी। फिर लगा कि ये जो मुद्दा है वो चल नहीं रहा, ये तरीका है जो वो चल नहीं रहा है। आपको पता है कि पहले ये किया गया कि एजिटेशन कराया गया, चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीए के खिलाफ आंदोलन हो, वो सारा कराया गया। जब देखा कि वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आपने नोटिस किए रहेंगे कि पहले लैंग्वेज के बेसिस पे जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे कास्ट सिस्टम हो, चाहे अगर देखेंगे बहुत सारे रिलीजियस जो फॉल्ट लाइंस हैं उन पे लड़ाने की कोशिश की। और उसमें ऐसा नहीं कि खाली उनका डीप स्टेट या उनका स्टेट या फिर बाहरी शक्तियां जो हैं वही खाली इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ से भी कुछ पार्टियां हैं, कुछ अपोजिशन के लोग हैं जो ऐसा लगता है कि उनके साथ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेम लाइन पे वो बात करते हैं। एंड उसमें कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन था जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इंडिया के जब धर्म पूछ के जब लोगों को मारा गया, जब एक तरह से इंडिया की अस्मिता पे अटैक हुआ, तो इंडिया ने क्या किया? रिटेलिएट किया। और उस हद तक रिटेलिएट किया बिना वेस्टर्न वर्ल्ड, बिना यूएसए के कंसेंट के, बिना उनसे पूछे, बिना जांचे, इस तरह से रिटेलिएट किया कि जहां पे वो सेल्फ डिपेंडेंट लगा। तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को लगा कि नहीं, शायद ये भी पैटर्न जो है, ये भी जो सेक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने जो फॉल्ट लाइन पे बात बांटने की बात आई, पहले उन्होंने धर्म पे बांटने की कोशिश करी, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो हमेशा कहती है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, लेकिन बाहरी शक्तियों ने और अंदर की कुछ शक्तियों ने मिलकर ये बांटने की कोशिश करी धर्म के आधार पे कि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। पहले ये बताने की कोशिश की, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा समहाउ। क्यों? क्योंकि जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर कोई झूठ को आप उठा के कितना भी परोसने की कोशिश करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, जो नहीं हुआ। फिर लैंग्वेज के बेसिस पे बांटने की कोशिश की कि आपने देखे रहेंगे रिसेंट 1.5 सालों में पहले कन्नड़ा हिंदी को लड़ाया गया, फिर तमिल हिंदी को लड़ाया गया, फिर महाराष्ट्र में मराठी हिंदी को लड़ाया गया, फिर कोशिश की गई कि बंगाल में उस तरह का कुछ एक बंगाली और हिंदी के रिफ्ट क्रिएट की जाए। अगर देखेंगे बार बार ये बयान आ रहे हैं, एंड खासकर दो पार्टियां हैं, एक जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और एक पार्टी जो ईस्ट में शासन कर रही है, इनका नाम आया कि एक तरह से जो कि कहीं पे धरातल पे चीज नहीं दिखती कि बंगाली बंधुओं के साथ कुछ हो रहा है, ऐसी एक अफवाह फैलाई गई, लेकिन ये भी चला नहीं। आपने देखे रहेंगे कि फिर उसके बाद ये चला गया कि कास्ट सेंसस कराया जाए, कास्ट पे बांटने की कोशिश हुई। आज भी अगर आप देखेंगे तो बार बार ये बात होती है, हम कास्ट सेंसस कराएंगे, सर्वे कराएंगे, जिसका जितना हक, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये सारी बातें हो रही है। मतलब सिंपल सा मतलब इसका क्या है कि बांटो और राज करो की नीति है, जो हमेशा कहते रहे कि 80% की बांटने की कोशिश करती है, 20% को वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से एक तरफ फॉल्ट लाइन जो है उस पर बांटने की कोशिश की जाती है। पहले कुछ बाहर से एडवाइस आती थी और इंटरनल कुछ शक्तियां हैं जो इस तरह के करने की कोशिश करती थी, बयान देती थी और उस तरह से करती थी। जब ये भी नहीं चला, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अगर कास्ट सेंसस की जरूरत है तो जब सेंसस होगा तो उस टाइम पे कास्ट भी पूछे जाएंगे, एंड पॉलिसी जिसके हिसाब से बननी होगी बनेगी। फिर ये मुद्दा भी हाथ से चला गया। फिर एक नई चीज लाई गई। अगर आप देखे रहेंगे जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पहले ये कोशिश की गई कि इंडिया को वहां दबाया जाए। इंडिया का जो सबसे स्ट्रांग मैन है, जो इमेज है एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बनने की, उस इमेज को पहले खराब की जाए। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसने एक अपनी इमेज बनाई है। वो इमेज क्या है कि हम स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, हम अपने फेवर में डिसीजन लेते हैं। तो इनको लगा कि अगर इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है तो पहले इसका क्रेडिट खराब करना होगा। और क्रेडिट खराब करने के लिए क्या करना होगा कि पहले जो स्ट्रांग मैन की इमेज बनी हुई है उस इमेज को धूमिल करो। इमेज को धूमिल करने के लिए क्या किया गया कि एक तरह से मीडिएशन करने का दिखावा किया गया। बार बार ये बात कही गई कि हमने मीडिएट किया, जबकि इस गवर्नमेंट ने क्लियरली हर जगह पे कहा किसी का कोई मीडिएशन नहीं था। अगर उस मीडिएशन पे भी इंडिया कमजोर नहीं हुआ, जो फर्स्ट क्वार्टर का जब इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें पता चला कि फर्स्ट क्वार्टर में 7.8 के रेट से इंडिया इकोनॉमी बढ़ रही है, फिर उसको बहाना लेके कि हमारी बात नहीं मानी, एक दूसरा क्योंकि रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है और हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, उसको टारगेट करते हुए हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेज है जहां पे आते हैं इकोनॉमी को खराब करने के लिए
टैरिफ लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं। कुछ अधिकारियों ने यूएसए के कहा कि ये सैंक्शन है, 50% का टैरिफ लगाया गया। टैरिफ से क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये करने की कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमी डाउन हो। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो रिफ्ट क्रिएट होते हैं। अगर सेम पैटर्न पे देखेंगे तो ये बाहर से कुछ ऐसा किया जा रहा है और अंदर की कुछ पार्टियां जो उसी मुद्दे को उठा के इस गवर्नमेंट पे हमला हो रहे हैं, जो कह रही हैं कि क्या ऐसा बनाया गया, क्या फॉरेन पॉलिसी है कि इस तरह से टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया। जब देखा कि ये टैरिफ के बाद भी ये गवर्नमेंट पैनिक नहीं हो रही है, ये गवर्नमेंट कोई रिटेलिएशन नहीं कर रही है, कुछ कह नहीं रही है, एंड अपना स्टैंड लेके खड़ी है। और अगर आप देखेंगे जैसे ही ये सबके बावजूद जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी चाइना जाते हैं, पहले जापान जाते हैं, जापान से बहुत सारे समझौते करते हैं, इन्वेस्टमेंट के समझौते करते हैं, फिर उसके बाद चाइना जाते हैं। चाइना जाने के बाद वो शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में शामिल होते हैं। बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं शी जिनपिंग के साथ एंड पुतिन के साथ। उसमें बहुत सारे समझौते होते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है। फॉर्मल एग्रीमेंट इन द सेंस, हाँ हमारे मुद्दे हैं चाइना के साथ, चाइना हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे चाइना से हमारे इंटरेस्ट जुड़ते हैं, हम उससे व्यापार कर सकते हैं। शायद जो हमारा व्यापारिक घाटा यूएस के साथ हो रहा है, शायद अगर चाइना वो मार्केट खोलता है तो हम जाके वहां पे अपना सामान बेच सकते हैं और वो घाटा हम कवर अप कर सकते हैं। वैसे भी हमारा व्यापारिक घाटा चलता है चाइना के साथ, शायद हम वहां से उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर प्रेशर बना सकते हैं कि वो अपना मार्केट हमारे लिए खोले, जैसे हमने अपना मार्केट उनके लिए खोला हुआ है। इस तरह की बातें होती हैं और फिर ये दिखता है कि आरआईसी जो पुराना था, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो ट्राइंगल बना है, ये जो कि अराउंड 40% से ऊपर पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है, अराउंड 50% से ऊपर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पे रहती है, यानी मार्केट सबसे बड़ा यहां है। जब इसको साथ होते हुए दिखते हैं तो अचानक जो लास्ट स्टेज है वो डालने की कोशिश की जाती है। लास्ट स्टेज क्या है? वो है कि कंफ्यूजन क्रिएट करना, डिवाइड क्रिएट करना, जो सोसाइटी है, जो फॉल्ट लाइन है, उस पर डिवाइड क्रिएट करना। अगर आप देखेंगे तो आज का अभी नया आज का ताजा है जो आपने देखे रहेंगे, वो क्या है कि जो पीटर नवारो है, आपने सुने रहेंगे उनके 2 दिन पहले भी बयान आए थे। 2 दिन पहले ये बयान आए थे कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया पता नहीं क्यों चाइना और रशिया के साथ जा रहे हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ जाने की क्या जरूरत है, वो हमें दिखाने के लिए वहां जा रहे हैं। इंडिया चाहे तो हमारे साथ आ सकता है, इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, हम उसका 25% टैरिफ माफ कर देंगे, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंडिया उस पर कोई रिटालिएट नहीं कर रहा है। इंडिया ये नहीं कर रहा है कि आप माफ कर दो, मत करो, क्या करो, क्योंकि इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, उसका जरूरत है तेल खरीदना, वो तेल खरीद रहा है, आपसे वो मांगने नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये आके कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन एक पैनिक तो है, क्योंकि इंडिया की एसेंशियल चीजें जो यूएस जाती थी, सस्ते में मिलती थी, वो यूएस जो सिटीजन है उनको भी महंगी मिलेंगी, और इंडिया इस पे कुछ कह नहीं रहा है। तो एक तरह से वो पैनिक बटन दबा और देखा कि इंडिया रशिया के साथ, चाइना के साथ अलाइन हो रहा है, तो वो देख के उनको ये लगा कि नहीं भाई, एक ऐसा टाइम है जहां पे आके हमें शायद इंडिया को बताना चाहिए, इंडिया को लिक्विडेट करना चाहिए। फिर भी 2 दिन तक उन्होंने देखा और इंडिया ने जब कोई बयान नहीं दिया, कोई रिटेलिएशन नहीं किया, तो फिर पीटर नवारो आते हैं और वो क्या कहते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई ये जो रशिया से तेल खरीदा जा रहा है, मैंने जैसे बताया आपको कि फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और फॉल्ट लाइन पे लड़ाने की कोशिश की जाती है, जो पहले भी हमारे साथ होता रहा है। पहले भी हमें बांटो और राज करो की नीति जिन्होंने चले हैं, तो आते हैं और वो कहते हैं कि जो रशिया से तेल खरीदा जा रहा है उससे ब्राह्मण्स कमा रहे हैं। बात ये बड़ी नहीं है, ब्राह्मण्स कमा रहे हैं और उससे बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, और ये वो खत्म करना चाहते हैं इंडिया में। भाई तुम कैसे खत्म करोगे? तुम कौन होते हो खत्म करने वाले? हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम अपनी नीतियां हमारे हिसाब से चलते हैं, हमें तेल खरीदना है नहीं खरीदना है, हमें तुमसे व्यापार करना है नहीं करना है, हम डिसाइड करेंगे। तुम कौन होते हो? तुमको क्या पता है ब्राह्मणिकल के बारे में? तो बड़ी बात ये नहीं है। वो जो कहते हैं कि ब्राह्मण्स कमा रहे हैं, एक्चुअली ब्राह्मण्स कमा रहे हैं क्या? तो यहां पे सबको पता है, सारे नैरेटिव जैसे ऊपर से आके नीचे फेल हुए हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे कहीं दिखता नहीं है। ये भी फेल होने वाला है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा कि खतरनाक ये है कि बाहर के लोग हमें पुश कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वही सेम पार्टियां, सेम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, सेम एरिया से आती हैं, वो आके पीटर नवारो के जो बयान है उसको डिफेंड करती हैं। मैं आपको दो एक एग्जांपल बताता हूं। आप सबने सुने रहेंगे, एक गटर माउथ है साकेत गोखले, टीएमसी ने उसको अपना राज्यसभा एमपी बनाया हुआ है।
वो उस बयान को, जो कि एक घटिया सा बयान देता है पीटर नवारो, उस घटिया से बयान को डिफेंड करने के लिए क्या कहता है कि क्लासिक केस ऑफ इग्नोरेंस, एंड आई डोंट मीन नवारो, पीटर नवारो इज फ्रॉम कैम्ब्रिज एमए इन न्यू इंग्लैंड, especially Boston around where he is from. The term Brahmin is used for someone that's extremely rich. BJP ecosystem spokesperson should start reading some real books. जैसे ये बहुत पढ़े लिखे हैं और इनको ही पता है कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। अब इनके कहने का मतलब ये डिफेंड करने आ गए कि बोस्टन ब्राह्मणिकल जो कहा जाता है वो किसी एक सेगमेंट को कहा जाता है। अच्छा, तो ब्राह्मण होते हैं क्या यूएस में? क्या वहां पे भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है क्या? इसकी कभी बात होती है क्या? अगर बात नहीं होती तो ये ब्राह्मण कहां से आया? क्या ये कोई ऐसा है जो इंडिया का है? क्योंकि सेम लाइन पे बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो, चाहे वो टीएमसी के जो नेता हैं उनका बयान हो, ये सेम लाइन पे, उसी लाइन पे जा रहा है जिस लाइन पे आज के टाइम पे यूएस और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो क्या ये दोनों को सेम स्क्रिप्ट दी जा रही है? क्या सेम स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है? कोई ऐसा है जो अंदर का है और वहां स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है? लगता तो ऐसे ही है। अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि एक जन कोई आया और डिफेंड कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है कि स्क्रिप्ट सेम ही दी गई है। दूसरे एक पत्रकार टर्न्ड एमपी हैं, सागरिका घोष, आपको पता है ये कौन है? ये सबको पता है। राजदीप सरदेसाई, वो जो डिफेंड करते हैं, जो विपक्षी पार्टियां उनको उनके स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा डिफेंड करते हैं, उनकी वाइफ है। ये पत्रकार हुआ करती थी, ये एमपी बनी सेम पार्टी टीएमसी से, और ये क्या कहती हैं? ये डिफेंड करती हैं वापस, Boston Brahmin was once a widely used term in the US to refer to the American New England wealthy elite. Brahmin is still a term used in the English-speaking world to denote social or economic elites. अब ये कह रही हैं कि मतलब इंग्लैंड के जो एलिट्स थे, जो यूएस में रहते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। अच्छा, तो वहां कास्ट सिस्टम था या उनको ब्राह्मण कहा गया? क्या ब्राह्मण सारे रिच होते हैं जिनको ब्राह्मण कहा गया? और ये डिफेंड करने के लिए नहीं है। तो क्या कुछ मिला है? स्क्रिप्ट मिला है? पैसे आए हैं? क्यों करना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? क्या कोई स्क्रिप्ट है जो बांग्लादेश में यूज की गई, वो यहां यूज करने की कोशिश हो रही है? लगता तो ऐसे ही है। ऐसा ही नहीं कि खाली टीएमसी, आपको बताते हैं यहां पे जो बहुत सीनियर लीडर हैं, पी चिदम्बरम, जो हमारे होम मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कार्ति पी चिदम्बरम, ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने को या बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, ये भी डिफेंड करने आ गए। क्या कह रहे हैं आगे? बोस्टन ब्राह्मण्स इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एलीट ऑफ सोसाइटी इन कॉमन पार्लेंस। मतलब इनको भी ये है कि भाई पीटर नवारो ने इंडिया में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी है। भाई किसको डिफेंड कर रहे हो एंड क्यों डिफेंड कर रहे हो? किसी ने पूछा है आपसे? एंड तुम कौन होते हो डिफेंड करने वाले? तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुमको पता नहीं है क्या हो रहा है? मतलब कि जो हमारे सीडीएस थे, जो विपिन रावत जी ने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट पे वॉर लड़ना होता है, ये 0.5 है। कि देखिए, इतने गंदे भद्दे से बयान को, जो हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक करता है, उसको भी डिफेंड करने हमारा विपक्ष आ जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि खाली ये 2-3 लोग ही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जो आके और उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक और तरीका है जिसकी वजह से एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो स्ट्रांग रिजीम है, इस रिजीम को किसी तरीके से चेंज किया जाए, क्योंकि इस रिजीम को अगर चेंज नहीं किया गया तो इंडिया स्ट्रांगली आगे बढ़ता रहेगा, एंड शायद चाइना की तरह से यूएस के लिए एक कंपटीशन बन के उभरेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? आपको क्या लगता है कि क्या ये सारा जो प्लॉट है, ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये मोदी सरकार को हटाने की है? आप भी कमेंट करके बताइए। अगर ऐसी और भी स्टोरी आपको सुननी हो, अच्छी लगी हो, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद।